हेलो क्लास। तो इस यूट्यूब लेक्चर में बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम कवर कर रहे हैं। वो क्या है, जुलाई महीने का जितना भी करंट अफेयर्स हैं हम सारे के सारे वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, 2021 के। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जो है आपके सारे के सारे मंथली करंट अफेयर्स कवर करें। जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक हम सारे मंथली करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। लेकिन बच्चों देखो, ये चीज़ हम तभी कर सकते हैं, पॉसिबल तभी हो सकती है अगर आपकी तरफ से हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें उस वीडियो पे, एंड इनफैक्ट शेयर भी करें। जितना हो सकता है उतना उसको शेयर करें, क्योंकि जितना हमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा हमारी उतनी ही अच्छी कोशिश रहेगी आगे जो है अच्छी सीरीज़ लाने की। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, वो है देखो, यूनेस्को ने हैज़ अनाउंस्ड द हड़प्पन सिटी धोलावीरा इन गुजरात एज इंडियाज़ 40th वर्ल्ड हेरिटेज। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका ये किसका आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बन जाता है कि यूनेस्को ने कौन सी सिटी को जो है हेरिटेज वर्ल्ड साइट का दर्जा दिया। तो कौन सी सिटी को दिया, हड़प्पन सिटी को दिया, धोलावीरा को। इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है, देखो अभी की डेट में अगर देखा जाए तो टोटल 40 कंट्रीज़ हैं जिनको हेरिटेज वर्ल्ड साइट का दर्जा दिया। तो सुपर 40 क्लब्स हैं जिनको हेरिटेज वर्ल्ड साइट का दर्जा दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया के अपार्ट को छोड़ के इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना और फ्रांस। ठीक है, इनमें 40 और मोर हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, इनको छोड़ के और भी 40 और मोर हेरिटेज वर्ल्ड साइट्स हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ओवरऑल। तो इंडिया की टोटल कितनी है, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, और रिसेंटली देखो, पहले कितनी थी, 39 थी। और उसके बाद जो है ये अभी साइट ऐड हुई है, हड़प्पन साइट ऐड हुई है, और यही मिला के 1 साइट और होगी, और यही मिला के टोटल अभी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो यूनेस्को ने अपने अंडर रखी हैं, जो यूनेस्को ने बात करी है जिनकी। ठीक है, तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 32 जो हैं कल्चरल साइट्स हैं, और 7 जो है नेचुरल, और 1 जो है वो मिक्स्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, और 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी, ये रमप्पा टेम्पल थी तेलंगाना में। ये आपकी 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, बात करूँ धोलावीरा की, तो धोलावीरा देखो डिस्कवर की दी थी 1968 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जगतपति जोशी, JP जोशी हम इनको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात। आगे बात करते हैं, आगे आ जाता है देखो, एक सिटी है लिवरपूल। कहाँ पर है, इंग्लैंड में। आपको पता होना चाहिए ये इंग्लैंड है आपका, यहाँ पर ये सिटी है कहीं लिवरपूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंग्लैंड हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो देखो यहीं पर इसी के चीज़ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिटी ऑफ लिवरपूल इंग्लैंड में है, UK में है। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट से इसको रिमूव कर दिया गया है। पहले एडेड थी। क्यों रिमूव किया, क्योंकि इसकी जो नेचुरलिटी थी, एक नेचुरल चीज़ की वजह से जिसको यूनेस्को ने इसको ऐड किया था, वो चीज़ इसकी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, देखो आगे जो न्यूज़ है आपकी वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किए आर्ग्यूमेंट्स दैट बर्स्टिंग क्रैकर्स वाज अ फंडामेंटल राइट एंड एन एसेंशियल प्रैक्टिस ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स लाइक दिवाली। तो देखो सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था कि उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी कि कुछ लोग जाके बोल रहे थे कि जो क्रैकर्स हैं, हाँ वो हमारे राइट है, ये हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बीच में आ रहा है कि आप हमें क्रैकर्स जलाने से मना कर रहे हो, क्योंकि हमारा रिलीजन है। अगर जो भी हम चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा है ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को डिसमिस किया, और उन्होंने कहा कि देखो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट में आता है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 से 28 में आता है। देखो टोटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपकी आती हैं, या आपकी आती हैं आर्टिकल 13 से लेके 25 तक। ठीक है, जिसमें से जो आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। तो इसमें इन्होंने कहा गया कि देखो यार, आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन पहला राइट नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मानते हैं हम राइट है, लेकिन उससे भी पहले एक राइट आता है, वो क्या है, राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 के तहत कहता है कि राइट टू लाइफ आपका ये पहला ही चीज़ है। अगर आपकी ज़िंदगी नहीं होगी तो आप रिलीजन क्या ही
जो है सेलिब्रेट करोगे, क्या ही रिलीजन को आगे लेके चलोगे। तो आपका जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो राइट टू लाइफ है। कौन से आर्टिकल के तहत बात करिए, आर्टिकल 21 के तहत, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 के तहत इसकी बात करी गई है। ठीक है, देखो इसमें एक और चीज़ आ जाती है जो राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारी ऐड हुई थी बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978। 44th अमेंडमेंट आया था जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो थी पहले एडेड थी, लेकिन उसके बाद ये फंडामेंटल राइट से हटा दी गई थी। ठीक है, और जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहते हैं वो आर्टिकल 32 को कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। देखो इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माना गया बाय B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने इस फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल भी माना हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये चीज़ें बोली गई थी और यही आपका एक्सप्लेन करता है। देखो एक और आपका जो है वीडियो आया था, न्यूज़ आई थी, ये बहुत ही फेमस एक्टर हैं आशुतोष कौशिक, जो कि बिग बॉस में भी आए थे, और बिग बॉस में ये 2008 में आए थे, MTV रोडीज़ में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं और इन्होंने एक प्ली पास करी है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी उनकी जो वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो इंटरनेट से रिमूव की जाएं, क्योंकि अगर कोई ऐसी पास्ट में कोई चीज़ हो गई होती है किसी फेमस पर्सनालिटी की तरफ से, तो एक उनके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि उनकी जो भी चीज़ें हैं, अगर कुछ गलत हुआ है और उनकी जो वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पर, बाहर मार्केट में, वो चीज़ें रिमूव होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी वन राइट, दैट इज़ राइट टू फॉरगॉटन। ये ऐड होना चाहिए कि अगर किसी को लाइफ में आगे बढ़ना है और उसके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस जो है मार्केट में इसी तरह से घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, तो उससे इंसान कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था और इन्होंने इसलिए एक प्ली साइन किया कि एक ऐसा राइट होना चाहिए विच इज़ राइट टू फॉरगॉटन, कि आप जो है आपकी इस तरह की कोई वीडियोस हैं, इस तरह की कोई फोटोग्राफ्स हैं, वो आप रिमूव कर पाओ। तो उस तरह का एक राइट होना चाहिए हम इंडियंस के पास, ऐसा इन्होंने आशुतोष कौशिक ने एक प्ली साइन किया। सो राइट टू बी फॉरगॉटन गोज इन सिंक विद राइट टू प्रिवेसी। अगर किसी की प्रिवेसी है, अगर किसी को देखो राइट टू जो प्रिवेसी थी वो आर्टिकल 21 के तहत जो थी उसको इंक्लूड किया था, अभी रिसेंटली इंक्लूड किया हुआ है और ये फंडामेंटल राइट बनाया हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहा इसी के साथ साथ राइट टू फॉरगॉटन को भी एक फंडामेंटल राइट बता देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी को लाइफ में अच्छा करना है, तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो उसकी पास्ट में जो भी वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं, जो भी उसने अगर कुछ गलत किया था, उसके चलते वो चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएं। ठीक है, ऑल्सो ये विच इज़ गवर्न बाय द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल दैट इज़ येट टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्लॉज 20 अंडर चैप्टर 5 ऑफ दिस ड्राफ्ट बिल क्या कहता है, राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल मेंशंस द राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, तो ये चीज़ कहता है, इसमें कहता है कि जो डेटा प्रिंसिपल है कि जिसके रिलेटेड जो डाटा है वो जिस पर्सन के रिलेटेड डाटा जो दिया गया है, शैल हैव द राइट टू रिस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट द कंटिन्यूइंग डिस्क्लोजर ऑफ हिज पर्सनल डेटा बाय डाटा फ्यूडिशरी। सो एक तरह से कहा जाता है क्लॉज 20 के अंडर ये बात कही गई है कि एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया जाएगा राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल, जिसमें जो है राइट टू फॉरगॉटन की बात करी जाएगी। ठीक है, देखो उसके बाद जो न्यूज़ है वो क्या है, वो है आपकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, पता होना चाहिए ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इन्होंने 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिसमिस किया। क्यों डिसमिस किया? फॉर एलीज टेरर लिंक्स। ठीक है, इनका बताया गया कि टेरर लिंक्स इनके साथ जुड़े हुए थे, तो इन्होंने 11 जो थे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिसमिस किया। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, ये एक पावर दी है, ये आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्लॉज C के तहत ये पावर दी गई है कि जो गवर्नर है उसके पास पावर है कि वो अगर कोई भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रहा है या स्टेट के लॉ के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो उसको वो रिमूव कर सकते हैं। सो ये किस आर्टिकल के तहत ये इनके पास पावर है? आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्लॉज C के तहत इनके पास पावर है। एम्प्लॉयज़ इंक्लूड देखो 2 सन्स ऑफ हिजबुल मुजद्दिन, चीफ सैयद सुलादीन, और आर्टिकल 3 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ये चीज़ है, आर्टिकल 311 जो कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ डील करता है?
रिमूवल या फिर रिडक्शन इन द रैंक्स ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज़, ठीक है। तो कि उनको रिमूव कर सकते हैं अगर वो जो है स्टेट लॉ के खिलाफ जा रहे हैं। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 311 के साथ वो डील होता है। देखो महाराष्ट्र में भी आर्टिकल 311 लगाया गया और वहाँ पे एक बात बोली गई है कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने स्टेट लॉ के अगेंस्ट जो है जाके बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। देखो उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट टुक स्यू मोटो कॉग्निस ऑफ रिपोर्ट ऑन द डिसीजन बाय द उत्तर प्रदेश। तो स्यू मोटो पता होना चाहिए क्या है, पॉलिटी का टर्म है। डिसीजन लिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। देखो सबसे पहले मैं बता दूं स्यू मोटो क्या है। स्यू मोटो एक तरह का एक्शन है जो कि कोर्ट लेता है अपने ही तरीके से। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ये अथॉरिटी है या उसको लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है। बट अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए, कोई उसको एडवाइस करना चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है स्टेप लेता है, किसी का सलाह मशवरा नहीं लेता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटू का एक्शन लिया ऑन द डिसीजन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के डिसीजन पे उन्होंने स्यू मोटू का एक्शन लिया। क्यों, क्या था ये? टू अलाउ कंवर यात्रा दिस ईयर विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस इवन एज द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैड सस्पेंडेड द यात्रा मिड फेयर्स ऑफ अ पॉसिबल कोविड-19 आउटब्रेक। तो देखो कंवर यात्रा स्टार्ट करने की बात करी थी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आके इंटरफेयर किया और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आप जो है आप ये यात्रा नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। और कोविड-19 के चलते कोई भी इस तरह की जो यात्रा हैं, कोई भी इस तरह के जो काम है वो नहीं आगे लेके हम चल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने वापस से बात करी फंडामेंटल राइट की। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीजन की जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 से लेके 35 तक जो है 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स आपकी मेंशन्ड हैं। कौन कौन सी राइट्स हैं? जिसमें राइट टू लाइफ की बात होती है आर्टिकल 21 के तहत। तो फ्रीडम में राइट टू लाइफ की बात होती है, ठीक है। और यहाँ पर बात करी गई है कि किस तरह से जो है आप यात्रा नहीं कर सकते। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटू एक्शन लिया ऑन द डिसीजन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, कि वो कहना चाहते हैं कि वो कंवर यात्रा जो हैं स्टार्ट कर देंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। लेकिन जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने ये यात्रा ऑलरेडी सस्पेंड कर चुकी है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये राइट टू लाइफ का घटन है, ठीक है। अगेन राइट टू प्रॉपर्टी, देखो इसको बाद में लीगल राइट बनाया गया बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978। पहले ये सिर्फ 7 फंडामेंटल राइट्स थी, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को भी एक लीगल लेटर कन्वर्टेड इनटू लीगल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत बारी ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 के तहत है, ये लीगल राइट कब बनाई गई? सो 44th अमेंडमेंट पास हुआ जिसके तहत इसको एक लीगल राइट बनाया गया। 1978 की बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सेड दैट गवर्नमेंट्स टारगेट इज़ टू रिड्यूस एक्सीडेंट डेथ्स बाय 50% बाय द ईयर 2024। सो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कौन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी जी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो गवर्नमेंट का जो टारगेट है रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करने का, वो 2024 तक 50% कम होना चाहिए। देखो आज की डेट में कम से कम भी 1.5 लाख डेथ होती है, सिर्फ एक्सीडेंट्स के चलते डेथ हो रही है। तो ये चीज़ को रिड्यूस करना है बाय 50% बाय द ईयर 2024, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। इन्होंने एम्फोसाइज किया नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट। देखो ब्लैक स्पॉट क्या है, ब्लैक स्पॉट की इन्होंने बात करी। और ब्लैक स्पॉट क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बोला कि ऐसे ब्लैक स्पॉट्स ढूंढो बेसिकली जहाँ पे जो स्ट्रेच है वो 400-500 मीटर की लेंथ से ज़्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स जहाँ पर हो रहे हैं उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो ताकि हम इन चीज़ों को रोक पाएँ और ताकि जो एक्सीडेंट से मौतें हो रही हैं वो कम से कम हों। तो ऐसा मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने कहा। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़
क्या नोटिफाई करता है? नोटिफाइज कॉमन फॉर्मेट फॉर इशुएंस ऑफ पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट अक्रॉस द कंट्री। सो देखो पीयूसी अगेन ये इशुएंस करा इन्होंने कंट्री के अक्रॉस द कंट्री। पीयूसी एक पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है जो कि हर इंसान को रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये अगेन राइट टू लाइफ में आता है। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा लोग उतने ही ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, तो लोगों को अपनी गाड़ियों से कम पोल्यूशन ताकि कम पोल्यूशन आए ऐसा एक इनको सर्टिफिकेट जो है जारी रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये किसके तहत आता है? ये आता है अंडर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत जो है ये पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट इशू करने की बात करी। किसने बात करी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। Introduction of Uniform Pollution Under Control Certificate POC format across the country and linking the POC database with National Register, ठीक है। तो देखो बात हो रही है कि जैसे मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इतने वहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स ढूंढो कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ब्लैक स्पॉट्स की बात की, हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लैक स्पॉट्स ढूंढो। कोई एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई करो और उनको टैकल करो, ऐसा इन्होंने बोला। देखो उसके बाद है आर्टिकल 163 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। तो यहाँ पर आर्टिकल 163 बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे सीएम के साथ, जो कि हेड पर होएगा सीएम, वो क्या करेगा? एडवाइस करेगा गवर्नर को, ठीक है। सो गवर्नर की बात हो रही है कि गवर्नर को कौन एडवाइस करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एट दी हेड, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 163 के तहत ये बात कही गई है। आर्टिकल 164 कहता है चीफ मिनिस्टर जो है इट शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर। तो सीएम को हमेशा कौन अपॉइंट करता है? सीएम को हमेशा गवर्नर अपॉइंट करेगा और उसके साथ बाकी के मिनिस्टर्स, ठीक है। तो वो मिला के सीएम को अपॉइंट होंगे, शैल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो कोई भी जो चीफ मिनिस्टर है शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और बाकी के मिनिस्टर्स जो है शैल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम, ठीक है। ये पता होना चाहिए, सीएम को अपॉइंट करेगा गवर्नर और जो बाकी के मिनिस्टर्स होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा? और दे विल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम, ओके। सो ये कहता है आर्टिकल 164। 163 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए विद सीएम एट दी हेड, ठीक है। सीएम हेड पे हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। मतलब गवर्नर को कौन एडवाइस करेगा? सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 164 कहता है कि सीएम जो है वो शैल कौन उसको अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और जो मिनिस्टर्स होंगे उनको दे शैल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम, ठीक है। सीएम के एडवाइस के साथ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। देन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टर्म के वेणुगोपाल एज अटॉर्नी जनरल फॉर 1 more year, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ने इन्होंने जो के वेणुगोपाल है एज एन अटॉर्नी जनरल, उनका जो टर्म है वो एक्सटेंड किया 1 साल और के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन्होंने आर्टिकल 76 बात करता है प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो यार, अगर आपको पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल्स पूछ लेते, आर्टिकल्स ऐसे नहीं हवा में पूछ लेंगे। आर्टिकल्स इस तरह के न्यूज़ में होंगे वही क्वेश्चन आते हैं, वही चीज़ें पूछते हैं, हवा में चीज़ें नहीं पूछते। अब आपसे आर्टिकल 76 पूछेंगे, बोलोगे भाई क्वेश्चन कहाँ से बन गया? तो क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि न्यूज़ में ऑलरेडी चल रहा है कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया के वेणुगोपाल कौन है? ये अटॉर्नी जनरल है, इतना भी पता होना चाहिए। इनका जो टर्म था 1 साल और के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब अटॉर्नी जनरल की बात करो तो उनका जो ऑफिस है अटॉर्नी जनरल का, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। पहली चीज़, अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और ये आर्टिकल 76 के अंदर जो है अटॉर्नी जनरल की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद to represent the government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under article 143. So article 143 बात करता है power of the president to consult the Supreme Court, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कंसल्ट कर सके, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 143 के तहत ये बात कही गई है।
ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 143 आप ऐसे याद रख लो, 143 आई लव यू हम बोलते हैं ना, 143 को आई लव यू भी बोला जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट एडवाइस देते हैं, इतना याद रखना है इस पावर से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को कौन एडवाइस देता है? प्रेसिडेंट एडवाइस देते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 165 क्या कहते हैं? ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स की बात करिए। इसने बोला है हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। तो आर्टिकल 165 कहता है कि जो ऑफिस है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स वो प्रोवाइड किया जाता है, तो उनकी बात करी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वापस से मैं रिपीट करूँगी, हमने यहाँ पे 3-4 आर्टिकल्स डिस्कस किए, जल्दी से हम उसको रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया वो है आर्टिकल 163 क्लॉज 1। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि गवर्नर को, ठीक है, कौन एडवाइस करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम एडवाइस करेंगे। सो 163 क्लॉज 1 ये कहते हैं। दूसरा आर्टिकल हमने 164 की बात करी, इसमें बात करी है कि जो सीएम है, ठीक है, जो सीएम है वो कौन अपॉइंट करेगा? वो अपॉइंट करे शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करेगा सीएम को, और जो सीएम है वो बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, ठीक है, क्लियर। ये उनकी एडवाइस से मतलब बाकी के मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे। तो उसके बाद जो बात हुई है वो हुई है आर्टिकल 76 की। उसमें जो बात करी है उसमें बात करी है अटॉर्नी जनरल की। सो उन्होंने बोला है कि जो प्रेसिडेंट है वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करी है, अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल हमारा 143 आई लव यू की बात करी गई है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को कौन एडवाइस देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि ये सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस दें। फिर बात होती है आर्टिकल 165 की, इसमें बात करी है ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च द इंडिया स्टोरी बुकलेट, अ कंपाइलेशन ऑफ इंडियन इनिशिएटिव्स दैट आर शेपिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है उसने और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया द इंडिया स्टोरी बुकलेट, अ कंपाइलेशन ऑफ द इंडियन इनिशिएटिव्स दैट आर शेपिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस तरह की बात करी। द बुकलेट जो है वो लॉन्च हुई थी एट एन इवेंट ऑन एक्सेलरेटिंग सिटीजन सेंट्रिक एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी को बचाने की बात करी गई, ऐसी इन्होंने बात करी। और ये किसने ऑर्गेनाइज करवाए? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो उस कोलैबोरेशन किया परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एंड द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो बात है वो है यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट की। सो यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट ने लॉन्च किया जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सी ब्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यूक्रेन एंड यूएस ने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज लॉन्च करी जिसका नाम है सी ब्रीज, और ये कहाँ पर करी? ब्लैक सी में, ठीक है, इन शो ऑफ वेस्टर्न कोऑपरेशन विद यूक्रेन एज इट फेसेस ऑफ विद रशिया। सो बेसिकली हुआ क्या कि देखो यूक्रेन ने यूएस के साथ मिलके एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज लॉन्च करी है जिसका नाम है सी ब्रीज, और कहाँ पर लॉन्च करी है? ब्लैक सी में इसने लॉन्च करी है, ठीक है। सो बेसिकली रशिया जो है, रशिया यूक्रेन का, देखो इस तरह से मैं बात करूँ, इस तरह से है हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एरिया है और ये है ब्लैक सी, ठीक है, और यहाँ पर लाई करता है यूक्रेन। तो रशिया ने इस एरिया को कैप्चर करने की बात करी है, ठीक है। और ये चीज़ जो है यूनाइटेड स्टेट ने यूक्रेन का साथ दिया और उसने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो है सी ब्रीज लॉन्च किया ब्लैक सी में, ताकि जो रशिया है उसको डिफीट कर सके, उसको जो है मज़ा चखा सके। सो ब्लैक सी जो है एक मार्जिनल सी है अटलांटिक ओशन में, ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी, ठीक है।
सो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि पी, ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी बाय DRDO, ठीक है, फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पहले मैं बता दूं मिसाइल मैन भी बोला जाता है ना, इनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। और इन्होंने जो है एक नई बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि पी से क्या है प्राइम, ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुई, ठीक है। कहाँ से? बाय द DRDO इन्होंने टेस्ट फायर की। कहाँ से? उड़ीसा का जो आइलैंड है वहाँ से इन्होंने इसको टेस्ट फायर किया, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर ही ये जो मिसाइल है ये लॉन्च होती है, ठीक है। तो अग्नि पी जो है एक न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ द अग्नि क्लास, ठीक है। तो अग्नि क्लास की एक एडवांस वेरिएंट है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो इसके बाद है राइस ब्रान ऑयल की बात करिए। सो राइस ब्रान ऑयल जो है कॉर्न इज़ रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक वन ऑफ द बेस्ट सब्सटीट्यूट्स फॉर अदर एडिबल ऑयल्स। तो ब्रान ऑयल को आप यूज़ कर सकते हो बाकी के एडिबल ऑयल्स की जगह। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है बेस्ट माना हुआ है, इसको जो है रेकमेंड कर दिया हुआ है, ठीक है। सो ये बात करिए। देखो अगर मैं बात करूँ अग्नि जो मिसाइल है ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो है वार कर सकती है, कम से कम भी 5,000 किलोमीटर तक जो है ये जा सकती है, ठीक है। सो अग्नि मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा में, वहाँ से इसको टेस्ट फायर किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपकी जनरल नॉलेज के लिए कुछ और अग्नि मिसाइल्स हैं वो आप देख सकते हो। अग्नि 1 जो है ये 700 से 800 किलोमीटर की रेंज में है। अग्नि 2 जो है ये 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। अग्नि 3 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। अग्नि 4 जो है ये 3500 किलोमीटर तक जा सकती है एंड कैन फायर फ्रॉम रोड मोबाइल लॉन्चर, ठीक है। और जो अग्नि 5 है ये लॉन्गेस्ट है अग्नि सीरीज़ की, जितनी भी अग्नि सीरीज़ हैं उसमें से जो लॉन्गेस्ट वो अग्नि 5 ही है। एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो है ये जा सकती है विद अ रेंज ऑफ ओवर 5000 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इंडिया देखो अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो क्या है। इंडिया जो है रैंक हुआ है 10th पोजीशन पे इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 बाय ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। सो बाय ITU से इंडिया को रैंक किया गया 10th पोजीशन पे, ठीक है, इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो US ने टॉप किया है पहले मैं बता दूं, उसके बाद UK और उसके बाद सऊदी अरेबिया टाइड ऑन दी 2nd पोजीशन टुगेदर, ठीक है। तो अगर बात करें ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की, एक तरह का ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि ग्लोबली आपकी जो सिक्योरिटी है वो कितनी अच्छी है, और इंडिया उस पर 10th नंबर पर आया है। US ने टॉप किया है, US हैज़ टॉप्ड विद फर्स्ट नंबर, उसके बाद UK आया है, और उसके बाद जो है सऊदी अरेबिया टाइड ऑन दी 2nd पोजीशन टुगेदर। सो UK और सऊदी अरेबिया साथ साथ ही आए हैं, ठीक है। इंडिया जो है डज़ नॉट हैव एनी एक्टिव साइबर डिफेंस, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का है एक उनका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, ठीक है, और US का क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज़ यूज़ ऑफ डाटा क्लाउड एक्ट है। तो ये ऐसे एक्ट्स हैं, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई प्रॉपर एक्ट नहीं है साइबर एक्ट। लेकिन यूरोपियन यूनियन का से पूछ सकते हैं उनका एक्ट का क्या नाम है, तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट यूरोपियन यूनियन का है, और US क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज़ यूज़ ऑफ डाटा क्लाउड एक्ट जिसको बोलते हैं वो किसका है, US का है। फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी हैविंग द राइट टू फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज़। तो इसी राइट के तहत, राइट टू लाइफ के तहत, आर्टिकल 21 के तहत जो है हमारे पास साइबर डिफेंस एक एक्टिव होना चाहिए कंट्री में, और इंडिया ने इसमें 10th पोजीशन हासिल करी है, ठीक है। फर्स्ट किसने की है, US ने की है। इसका जो साइबर सिक्योरिटी एक वो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रही है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात आ रही है रिसेंटली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है इसने डिसाइड किया टू शन द यूजेज ऑफ द टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड रिप्लेस विद द
यूनियन गवर्नमेंट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का टर्म नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि सेंट्रल जो है मोस्टली डिफाइन करता है अथॉरिटी को, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही चीज़ पे मेंशन है, आर्टिकल 1 के तहत, ठीक है, ये चीज़ बताई है। जो वर्ड है सेंटर इज़ नॉट यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं होता, जो मेकर्स हैं उन्होंने भी वर्ड यूनियन यूज़ किया। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का यूज़ करने से मना किया है, एंड इंस्टेड दे आर यूजिंग यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हैं टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम, यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ ऑपरेशनलाइज्ड नेशनल हेल्पलाइन 1526 दिस नंबर 155260 एंड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू साइबर फ्रॉड। सो बेसिकली एक सिक्योर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सेफ और सिक्योर करने के लिए यूनियन होम मिनिस्टर ने क्या प्रोवाइड किया, एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया, ठीक है। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो, ताकि कोई फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है, या फिर कुछ भी आपको चीज़ें हैं जो आपको साइबर फ्रॉड की वजह से आपको देखने को मिली हैं, तो आप इस नंबर पे टेलीफोन करके, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेशनल हेल्पलाइन एंड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म जो है ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर पर्सन चीटेड इन साइबर फ्रॉड। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल हेल्पलाइन एंड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये रिपोर्ट करता है सच केसेस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ देयर हार्ड अर्नड मनी, ठीक है। तो देखो अभी मैंने ये आपका पार्ट 1 आया है जुलाई के करंट अफेयर्स का, इसके बाद मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में और ये करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगी। अभी ये हमारा बहुत अच्छे से रहेगा, इसमें अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारे की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, अभी के लिए मैं इतना रखती हूँ। ये आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम बाकी के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।